गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th। जैसा कि आज आपका चैप्टर चल रहा था बड़े भाई साहब, उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। उसमें जो थर्ड नंबर है लिखित का, वो इस प्रकार है। बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? आंसर है, बड़े भाई साहब लेखक से 5 वर्ष ही बड़े थे, परंतु भारतीय परिवारों की परंपरा के अनुसार बड़ा भाई पिता के समान होता है। परिवार के प्रति कर्तव्य का पालन करना उसका नैतिक दायित्व होता है। उसे अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि छोटे भाई बहन उससे सबक लें। उसका कर्तव्य है कि वह अपने छोटे भाई को अनुशासन में रखे। दूसरों पर अनुशासन तभी रखा जा सकता है जब व्यक्ति स्वयं अनुशासन में रहे। बड़े भाई घर वालों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहते थे। वे कर्तव्य बोध से दबकर अपने छोटे भाई की रक्षा कर अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाते थे। वे छोटे भाई को सही राह दिखाने के लिए उसके समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, जिसके कारण उनका बचपन तिरोहित हो जाता था, अर्थात समाप्त हो जाता था। यहाँ पे जो बड़े भाई साहब हैं, उनके सामने छोटे भाई की इच्छाएं, छोटे भाई और बड़े भाई की इच्छाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बड़े भाई साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और उसी जिम्मेदारी के एहसास के कारण वो अपने दायित्व को निभाते हैं। वो किसी भी प्रकार से उन भावनाओं को जोड़ना या उन कार्यों में अपने आप को जोड़ना नहीं चाहते जिसमें वो नहीं चाहते कि छोटा भाई भी जुड़े, क्योंकि खुद का उदाहरण देकर ही वे छोटे भाई को समझा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? आंसर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को सदा परिश्रम करने की सलाह देते थे। वे कहते थे कि यूं गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, भागदौड़ में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। उसे सफलता की घड़ी में अभिमान नहीं करना चाहिए। उसे पढ़ाई में जल्दबाजी न कर उसकी नींव को मजबूत करना चाहिए। अपने अनुभव के आधार पर वे छोटे भाई का मार्गदर्शन करते थे। छोटे भाई को प्रतिदिन कड़े उपदेशों का सामना करना पड़ता था। विभिन्न उदाहरणों एवं प्रमाणों द्वारा वे पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यवहारिक ज्ञान पर बल देते थे। वे यह भी समझाते थे कि पुस्तकीय ज्ञान से लाभदायक जीवन का अनुभव होता है। वे नहीं चाहते थे कि बाप दादा की मेहनत की कमाई पानी में बह जाए। उनका मानना था कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। उनके अनुसार पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना जा सकता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि उसे सही सलाह देने का प्रयास करते, समय समय पर पढ़ने, खेलकूद, इन सब की भी इच्छा होती है, लेकिन सबसे जो प्रमुख कार्य है वो पढ़ाई, और उस पढ़ाई पे ध्यान देने की बात वो कहते हैं और उसी के सलाह देते थे। उसका कारण भी उनकी खुद की जिम्मेदारी मानते हैं और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन फिफ्थ। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? आंसर है, बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार के कारण लेखक की स्वच्छंदता और अधिक बढ़ गई। वह उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। उनके प्रति उन उसके दिल में जो आदर का भाव था वह भी कम हो गया था। वह बड़े भाई साहब की नजरें बचाकर कनकोए उड़ाता था। कनकोए अर्थात पतंग। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट चढ़ने लगा। उनका समय अब माझा बांधना, कन्ने बांधना, पतंगबाजी की प्रतियोगिता की तैयारी में जाने लगा। लेखक को लगने लगा था कि वह पढ़े या न पढ़े, पर पास हो ही जाएगा। इस प्रकार लेखक के मन में बड़े भाई का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे अपने आप पर अभिमान होने लगा। उसे इस बात का गर्व होने लगा, अभिमान होने लगा कि वो
पढ़े या ना पढ़े, उसकी किस्मत बलवान है, वो अवश्य ही कक्षा में अव्वल होगा और सफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर न मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि अपने विचार के माध्यम से आंसर दिया जाता है, तो हमारा जो आंसर होता है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और हम इस चीज को मानते हैं कि अगर कभी कभी हो सकता है डांट फटकार मनुष्य के लिए लाभदायक भी हो सकती है, कभी कभी हो सकता है कि वो मनुष्य को हतोत्साहित भी कर सकती है। तो यहाँ बड़े भाई साहब की जो डांट फटकार है वो इस प्रकार है, जिसका प्रभाव छोटे भाई पे होता है। बड़े भाई साहब की डांट फटकार ने छोटे भाई के कक्षा में अव्वल आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखक के भाई यदि समय समय पर न टोकते तो हो सकता है कि लेखक अपनी कक्षा में अव्वल न आता, क्योंकि उसे पढ़ने का शौक नहीं था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना उसे पहाड़ के समान लगता था। दुनिया भर की शैतानी में लेखक का मन लगता, कंकरियां उछालना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, पतंगबाजी करना आदि। बड़े भाई की डांट सुनकर लेखक का मन करता कि पढ़ाई छोड़ दी जाए, परंतु घंटे 2 घंटे मन खराब करने के बाद खूब जी लगाकर पढ़ने का इरादा बन जाता। यही कारण था कि थोड़ा पढ़कर भी लेखक कक्षा में अव्वल आ जाता। लेकिन इस सफलता का श्रेय निश्चित रूप से बड़े भाई साहब को ही जाता है, क्योंकि वे लेखक पर अंकुश रखते थे। बड़ों का अनुशासन सफलता में सहायक होता है, बाधक नहीं। यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े भाई साहब ने उसे डांटा फटकारा और इसीलिए उसने पढ़ाई पे ध्यान दिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो निश्चित तौर पे इतना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके आधार से सहमत हैं? आंसर है, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समुची शिक्षा प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने शिक्षा व्यवस्था में इतिहास की घटनाओं, ज्योमेट्री के नियमों व विधियों, जरा सी बात पर कई कई पृष्ठ वाले निबंध लिखना, बालकों में रटंत शक्ति बढ़ाने पर जोर देने को गलत बताया है। लेखक ने व्यंग्य किया है कि शिक्षा में ज्ञान वृद्धि पर बल दिया जाना चाहिए, नहीं कि आंकड़ों तथा विवरणों का प्रस्तुतिकरण मुख्य है। लेखक ने परीक्षा प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। यह व्यवस्था बालकों की बुद्धि व कौशल को ठीक से नहीं आंक पाती। इस शिक्षा प्रणाली में जीवन के अनुभव से जुड़ी, भविष्य में काम आने वाली व्यवहारिक शिक्षा की जानकारी नहीं दी जाती। पढ़ाई लिखाई का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। केवल पुस्तकीय उत्तर पुस्तिकाओं के आधार पर विद्यार्थियों की योग्यताओं का निर्धारण होता है। इस बात में पढ़ने और पढ़ाने पर बल दिया इस पाठ में पढ़ने और पढ़ाने पर बल दिया गया है। विद्यार्थी विद्यालय से वापस आकर 9-10 घंटे नहीं पढ़ता तो पास नहीं हो सकता। खेलकूद के लिए तो स्थान ही कहाँ है, जबकि खेलकूद जीवन में अनुशासन, सद्भावना, आपसी मेलजोल को बढ़ावा देता है, जो अपने आप में समुचित शिक्षा का आधार है। मेरे विचार में प्रत्येक विषय के ज्ञान के लिए विस्तृत जानकारी आवश्यक है और इसको जांचने के लिए परीक्षा भी आवश्यक है। अतः यह व्यवस्था उचित ही है।